Hello and welcome to each and every one of you to this channel called as Stevenson Makes It Easy. Very quickly, without taking up much of your time, because I have just been told well, एक दो दिन पहले बताया गया है कि आपके एग्जामिनेशंस या तो इस साल के आखिर में है या तो अगले साल की शुरुआत में है. सो टू द एक्सटेंट पॉसिबल FYBCOM या FYBAF या FYBBI जिनके लिए भी स्टॉक वैल्यूएशन का जो सब्जेक्ट है, ओके वेल सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर है एप्लीकेबल है, उसमें जो आपने FIFO मेथड पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि दुकान में जो पहले खरीदा जाता है वो दुकान से पहले बेचा जाएगा, वो हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका एक एक्सपायरी डेट होता है, ओके वो एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स हमेशा FIFO के थिंकिंग के हिसाब से दुकान में रखे जाते हैं और दुकान से उसको बेचे जाते हैं. और इसके अलावा जो आपके सिलेबस में है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट. वेटेड एवरेज कॉस्ट में पहला कौन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे रोल नंबर कतार में किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है. जो पहले आया वो, कभी कभी होटल में रूल होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो पहले आया लाइन में खड़े रहो, खाने की लाइन में अपना प्लेट ले लो, खा लो और चले जाओ. हाँ, वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता. वेटेड एवरेज में क्या होता है ना, पूरा परिवार एक साथ में जाता है, ओके, और जितना खाना लिया जाता है वो सबके अंदर बांट के लिया जाता है. सो इन वेटेड एवरेज देयर इज नो कौन पहला आया कौन दूसरा आया. इफ देयर इज कंफ्यूजन कि सर बोल क्या रहे हैं, ये वेटेड एवरेज क्या है, ये FIFO क्या है, देन मेरा रिक्वेस्ट आपसे, वी हैव गॉट ऑन दिस चैनल मल्टीपल लेक्चर्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टॉक वैल्यूएशन. तो आप लोग एक आध लेक्चर, उससे टाइम होगा तो उससे ज़्यादा देख लेना, सो दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज स्टॉक वैल्यूएशन, होता क्या है, कैसे होता है, क्या टेक्निक्स है, वो सारा कुछ बड़े विस्तार से आराम से समझाया गया है. दिस इज ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज फॉर एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड इन एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन you will not have a 10 or a 15 mark question. Obviously it will be a 1, 2, maybe 2.5 marks question, okay. आपके क्वेश्चन ये सारे टेक्स्ट बुक से है, जो अभी थोड़ी देर में मेरे पीछे हमारे बोर्ड पे आ जाएगी, ओके. सारों का यहाँ पे भी मैं आंसर दे दूंगा, ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है. हाँ, तो मैं अलग क्या कर रहा हूँ, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द गैप बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर. मीनिंग ये क्वेश्चन के लिए यही आंसर क्यों है, क्योंकि है तो 4 ऑप्शन, बाकी में क्या गड़बड़ है, ओके. मीनिंग द क्यू ये आंसर क्यों है, दूसरा आंसर क्यों नहीं है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. इट मे बी सरप्राइजिंग फॉर सम ऑफ यू, सर चैप्टर तो हमने पहले भी किया है, बट देन पता नहीं क्यों दैट दिस क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगता है, ये तो हमने कभी कवर अप नहीं किया. येस, व्हेन इट कम्स टू MCQs मेरा एक रिक्वेस्ट है, डज नॉट मैटर कौन सा चैप्टर है, इन अ
MCQ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, equal bhar weightage is given to the theory part, equal weightage is given to the numerical part, the practical part. So ऐसा नहीं है कि सर हमको सिर्फ क्या कहते हैं थियरी पढ़ के जाना है, यस, क्योंकि 50% वो आएगा, और आपको बाकी का प्रैक्टिकल करके जाना है क्योंकि वो भी 50% आएगा. तो करना तो आपको दोनों है अगर अच्छा मार्क्स आपको लेकर आना है. सो आई रिपीट माई सेल्फ इन दिस सब्जेक्ट. टुडे वी आर कवरिंग अप द फर्स्ट टॉपिक which is stock valuation. Little by little more recorded lectures will be posted for the remaining chapters also. तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग द लेक्चर आपको कुछ बढ़िया से हैंड राइटिंग स्क्रीन पे नज़र आएगा. तो वो हैंड राइटिंग इस बंदे का है. तो आई एम वेरी सॉरी अगर वो हैंड राइटिंग बहुत पतली है, बहुत छोटा है, क्योंकि so many years of writing on a board, handwriting हमारे बद से बदतर हो गई है. बट आई डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि अगर वहाँ पे मेरे हैंडराइटिंग में कुछ बराबर से नज़र नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करा के पूरा मैं दे दूँगा. तो प्लीज़ कमेंट में मेरे हैंडराइटिंग की तारीफ़ मत करना, मजबूरी था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको एक स्लाइड शो जैसे प्रेजेंट करूँ तो उसकी तैयारी में काफ़ी टाइम जाता है. If I do it, कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो 1000 वर्ड्स शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है. एक पिक्चर दिखा देता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन ऑटोमेटिकली हो जाएगी. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. स्टॉक वैल्यूएशन. ओके, सो सबसे पहली चीज़, वन बाय वन क्वेश्चन आती जाएगी. अगर एक लंबा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो दे दूंगा. अगर मुझको लगता है कि नहीं यार आप लोगों को तो ये पहले से पता है, तो वो मैं नहीं दूंगा. सो मल्टीपल चॉइस है तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग ऑल्टरनेटिव्स एंड वन ऑफ देम विल बी द करेक्ट वन. वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो ऑब्वियसली आई एम जस्ट रीडिंग व्हाट इज बिहाइंड मी. मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड, कैन बी यूज्ड अंडर, इसके अंदर दो टेक्निक है. एक का नाम है परपेचुअल और एक का नाम है पीरियोडिक. तो अगर आप ये पॉइंट बी देखो, बोथ द सिस्टम्स ऑफ इन्वेंटरी, पीरियोडिक एंड परपेचुअल. सो मैं बस मार्क करा के दे रहा हूँ. ओके, सो आई रिपीट, ऐसा नहीं कि यू डोंट नो दैट. इफ़ यू डिडंट नो इट तो होपफुली आपको अभी समझ में आया. एंड ऑल्सो सर ये सॉल्व कैसे करते हैं, अभी यहाँ पे तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके पहले करीबन 10 लेक्चर तो इसी पे हमने सॉल्व किए हैं. तो प्लीज़ view those past lectures. Second, an inventory costing method. Inventory मतलब stock, that assumes that those items which have been first in inventory are sold first. FIFO तो इसी पे based है ना, first in first out. तो basically FIFO method is the answer. ये देखो A, last in first out. LIFO, LIFO, LIFO करके था, पहले था, बाद में उन्होंने मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है जहाँ पे जो डिसाइड करता है कि भारत देश में के कौन से स्टैंडर्ड्स, रूल्स, टेक्निक्स फॉलो किए जाएंगे, तो उन्होंने FIFO रखा है, वेटेड एवरेज रखा है और कुछ रखा है, बट LIFO जो L से लास्ट इन फर्स्ट वो निकाल दिया है. तो बेसिकली A तो नहीं हो सकता है, तो D. ओके, FIFO जो हमने इसके पहले पढ़ाई की, जो दुकान में पहले आता है वो दुकान से पहले चला जाता है. इफ द इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, इज, प्लीज रीड केयरफुली, ओवर स्टेटेड, मतलब 10 के जगह पे 12 रुपया लिखा, ओवर स्टेटेड, ज्यादा. द एरर विल कॉज, ये जो गलती आपने की, किसको, स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को बड़े वैल्यू पे, ज्यादा वैल्यू पे लिखने का, ये जो गलती आपने की उसके वजह से, देखो गलती कभी ना एक नहीं होती. अगर आपने कुछ तो कांड किया और आपको वो गलत बात थी, एंड यू हैड टू हाइड दैट फैक्ट फ्रॉम होम, फ्रॉम मम्मी पापा. सो व्हाट विल यू डू, आप एक और झूठ बोलोगे. पहले एक तो झूठ बोल ही दिया है,
उसको छिपाने के लिए एक और झूठ, मतलब गलती एक नहीं होती है, ये उसको छुपाने के लिए एक और गलती करनी पड़ती है। ऐसा करना मत, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। हाँ, तो यहाँ पे क्या गलती हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक को 7500 से, आई रिपीट, क्या किया है, ओवरस्टेटेड, ज्यादा लिखा। तो उससे होता क्या है, द एरर विल कॉज व्हाट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लोजिंग स्टॉक का सीधा असर प्रॉफिट पे होता है, क्योंकि प्रॉफिट उसके ठीक बगल में आता है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम करो तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दो तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि हाँ, ओवर स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके साथ उसका कोई संबंध अभी नहीं है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। ओके, आप जब स्टॉक को बढ़ाते हो तो प्रॉफिट उतने से ही बढ़ जाता है। ओके, इनफैक्ट काफ़ी लोग ये चीटिंग का काम करते हैं। लेटर ऑन व्हेन यू लर्न अ सब्जेक्ट बाय द नेम ऑफ ऑडिटिंग, ओके, ये 1-2 साल के बाद में आपको आता है, उसमें पढ़ाया जाता है विंडो ड्रेसिंग सीक्रेट रिजर्व। ओके, चलेगा, मैं आपको बता नहीं रहा ज़्यादा क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, बट उसमें एक टेक्निक है। क्या, अगर मैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दूँ तो ऑटोमेटिकली असर किस पे होगा, मेरे प्रॉफिट पे होगा, और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट सी जो आप देखते हो, ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम फॉर द ईयर बाय 7500, दिस इज करेक्ट। कैसे, क्योंकि जितने से मेरा स्टॉक बढ़ेगा उतने से मेरी कमाई बढ़ेगी, जितने से मेरा स्टॉक घटेगा उतने से मेरी कमाई भी घटेगी। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस MCQs मल्टीपल टाइम्स, मतलब अलग अलग कैमरा एंगल से उन्होंने पूछा है। देखते हैं कितना कवर अप कर सकते हैं। फोर्थ, द इन्वेंटरी सिस्टम कीपिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट कंटिन्यूअसली डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी, एक ऐसा सिस्टम जो हर टाइम 1 बजे 2 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, कंटिन्यूअसली स्टॉक का अपडेट देता है। वो थियरी का क्वेश्चन है ये वाला, बी, परपेचुअल। द वर्ड परपेचुअल मीन चलता ही जाए, रुक जाना नहीं। ओके, चलता ही जाए। तो बाकी वाले एक स्पेसिफिक, जो पीरियोडिक एक स्पेसिफिक पीरियड का देते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं देते हैं, कंटिन्यूअसली परपेचुअल देता है। पॉइंट नंबर 5, द इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड, that is inventory costing method is stock valuation based on the assumption that cost kharcha should be charged against revenue in the order in which they were incurred। पहला खर्चा पहला कमाई, दूसरा खर्चा दूसरा कमाई, तीसरा खर्चा तीसरा, इसका मतलब ऑर्डर, पहला खर्चा चौथी कमाई नहीं, ये तो क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। ये FIFO मेथड जो हमारा है, जो हमने पहले किया है, ये फॉलो करता है। ओके, सो दोज वर, ये पेज के आगे जाते हैं। 6th, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कॉन्सेप्ट। आपने काफी बार मल्टीपल टाइम्स फाइनल अकाउंट्स में यू हैव हर्ड एन एडजस्टमेंट विच सेज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, नॉट मोर, विच एवर इज लेस। ये क्यों फॉलो होता है, क्योंकि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, उसमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कायदे कानून, उसमें लिखा गया है। पॉइंट नंबर बी, कंजर्वेटिज्म, मतलब कंजर्वेटिव, पुराना ख्यालात। हाउ इज दिस एप्लीकेबल हियर, क्यों कम वैल्यू पे लिखना है, ज्यादा वैल्यू पे? ज्यादा वैल्यू का मतलब आप प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हो, बट क्लोजिंग स्टॉक तो आपने बेचा ही नहीं है ना, अगर बेचा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमा लिया? इसके लिए कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, अरे पहले बेचो बाद में प्रॉफिट लिखो, तब तक लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई रिपीट, पहले से ही एडवेंचरस मत हो जाओ, नहीं मैं तो प्रॉफिट कमाने ही वाला हूँ। अरे बाबा, हु न्यू 8 मंथ्स बैक कोविड होने वाला है, हु न्यू दुकान बंद हो जाएगी, इकोनॉमी पे असर मारेगा। पहले मुनाफा कमा, बाद में लिख। ओके, उसके पहले ही हवे में मत उड़।
तो दैट इज द फंडा ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके, इन्वेंटरी मीन्स मतलब दुकान के जो में माल है ना, उसका मतलब क्या है? वेल, पहला, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विच इज करेक्ट. वो माल जो हमने बेचने के लिए, खुद के खाने के लिए रखा नहीं है, उसका मतलब इन्वेंटरी होता है. बी, एसेट्स हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल. ये भी तो सही है. अगर मैं सैंडविच बनाता हूं तो उसके लिए ककड़ी, क्यूकुम्बर, बटाटा, ब्रेड, ये मैं रखूंगा ना मेरे पास. हाँ, तो हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेरा सैंडविच है तो उसके लिए माल रखूंगा, तो बी भी सही है. एसेट हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अगर मैं बाल काटता हूं तो आपने नजर आया रहेगा कि स्टीवन सर ने बाल काटे हैं. ओके, तो अगर मैं बाल काटता हूं, खुद का नहीं दूसरे का, ओके, हाँ, तो उसके लिए मैं ब्लेड रखता रहूंगा, मैं डेफिनेटली कोई ना कोई शेविंग क्रीम रखता रहूंगा, ओके, कोई शेविंग जेल रखता रहूंगा. सो दीज आर व्हाट, दीज आर दी इन्वेंटरी, द स्टॉक, जो मेरे जब मैं रेंडर करता हूँ सर्विस, उसमें ये क्या यूज हो जाते हैं. तो एक्चुअली दैट इज ऑल्सो इन्वेंटरी. सो इफ यू सी पॉइंट नंबर डी, ऑल दी अबव, एक्चुअली वो बराबर है. ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है. सो ऑप्शन डी विच इज ऑल दी अबव. ओके, थोड़ा अजीब है, बट दैट इज हाउ इट कम्स, बिकॉज इन MCQ यू थिंक कि वन इज करेक्ट, इधर वन इज करेक्ट बट वन इज करेक्ट विच इज इट्स पॉइंटिंग टू द रिमेनिंग थ्री विच आर ऑल्सो करेक्ट. थोड़ा अजीब. एथ, द इन्वेंटरी विल नॉट इंक्लूड, पहले बोला इंक्लूड, अभी विल नॉट इंक्लूड, ज्यादा टाइम नहीं लेता. ओके, maintenance, supply and consumables, this is inventory. Raw material, WIP and finished goods, this is inventory. Loose tools is also inventory. ये जो पहला है ना, space for a particular machinery, okay, तो if you have a machine, उसका nut bolt circuitry, okay, उसके जो spare parts पड़े रहते हैं, अगर वो खराब हो जाएगा तो जल्दी जल्दी से आप उसको रिप्लेस करोगे, वो इन्वेंटरी नहीं होता, बिकॉज उसका आप गुड्स नहीं बनाने वाले हो, वो बस मशीनरी को ठीक ठाक चलाने में, चलते हुए रखने में काम आता है. 9, द इन्वेंटरी ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न. व्हाट डज अ ट्रेडिंग कंसर्न मीन? मतलब वो मैन्युफैक्चर नहीं करती है. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? दे एक्चुअली, उन लोग टमाटर लेते हैं और उसका उन लोग क्या प्यूरे बनाते हैं, उसका सॉस बनाते हैं. ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? अरे हमने सॉस ले लिया, अपना लेबल लगाया और बेच दिया. हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते. तो ट्रेडिंग कंसर्न में इन्वेंटरी माल क्या होता है? पॉइंट ए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिनिश्ड गुड्स, बिकॉज दे ओनली टेक फिनिश्ड गुड्स, दे जस्ट पुट देयर लेबल एंड दे सेल फिनिश्ड गुड्स. ये होता है ट्रेडिंग कंसर्न, नॉट मैन्युफैक्चरिंग. पॉइंट नंबर 10, cost of goods sold is equal to, cost of goods sold has a formula, जो goods आपने बेचे ना, उसका cost price क्या है, उसमें opening stock, उसमें आपके purchases और कोई डायरेक्ट खर्चे, ये सब ऐड करना, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ऐसा एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो बेचा उसका कॉस्ट प्राइस. सो पॉइंट नंबर ए में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस है तो वो गलत है. बी में इट इज प्लस, तो आई थिंक बी करेक्ट है, क्योंकि सी में आप देखो तो क्लोजिंग स्टॉक इज प्लस, वो भी गलत है, वो माइनस होना चाहिए. सो पॉइंट नंबर बी, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बाकी में देर इज सम और दी अदर पंगा. 11th, अच्छा ये मैंने कहा था ना, अलग अलग कैमरा एंगल से, ओके, बिग बॉस का घर, अलग अलग कैमरा एंगल से वो देख रहे हैं. तो लेट्स सी क्या देख रहे हैं. व्हेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर इज अंडर वैल्यूड, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक 10 की जगह पे 6 रुपया लिखा कम, तो आपका मुनाफा भी कम हो जाएगा. सो करंट ईयर्स प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, गलत. बी, करंट ईयर्स प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, correct, because there is a direct rishta between closing stock and what do you call profit. There is an indirect rishta between opening stock and profit.
12 व्हेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर ए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो करेक्ट है। पॉइंट नंबर 13 व्हेन ओपनिंग स्टॉक नॉट क्लोजिंग ऑफ करंट ईयर इज ओवर वैल्यूड, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, वो एक तरीके से खर्चा होता है। अगर आप खर्चे को बढ़ाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्लीज वो याद रखना। इन्होंने ऑप्शंस थोड़े विचित्र दिए हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। व्हेन ओपनिंग स्टॉक हमारे साल का ओपनिंग, प्रीवियस साल का क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ दिस ईयर्स ओपनिंग इज प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, तो ओपनिंग में जो बीमारी है वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग में भी बीमारी रही रहेगी। व्हेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर इज ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो ज्यादा था। तो इफ यू थिंक थोड़ा पास्ट टेंस में, थोड़ा मून वॉक करो और पीछे जाओ। पास्ट टेंस में इफ द क्लोजिंग स्टॉक वॉज मोर, सो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट वॉज मोर, बट इफ द ओपनिंग स्टॉक वॉज मोर, सो करंट ईयर्स प्रॉफिट बिकम्स लेस। क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक जो खर्चा है ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो देयर आर टू एंगल्स, लास्ट ईयर का मुनाफा बढ़ जाएगा बट करंट ईयर का मुनाफा घट जाएगा। आप अगर ढूंढो, ओके, लास्ट ईयर का बढ़ जाएगा, सो इट सेज प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर्स प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवरस्टेटेड। वन, वो गलत ऑप्शन है। लास्ट ईयर का बढ़ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा था बट करंट ईयर का घट जाएगा। आप अगर ये डी देखो, करंट ईयर्स प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड एंड previous years, and current year's profit is understated. This is the correct option कि पास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट घटेगा। तो नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स, उसमें नंबर्स ही नहीं है, बट ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, दैट इटसेल्फ टेक्स स्टूडेंट्स ऑन अ मैरी गो राउंड कि क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर स्टॉक के कीमत को ढूंढने में गलती करोगे तो इट यू शुड नॉट बी, चलेगा ना यार, 2 रुपए का फर्क हो गया, 3 रुपए का फर्क हो गया, क्या फर्क होता है। नहीं, वो गलती का फर्क प्रॉफिट पे होता है एंड प्रॉफिट इज द मेन थिंग यू आर डूइंग अकाउंट्स फॉर। और अगर प्रॉफिट ही गलत है तो अकाउंट्स करने की क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 14, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज ओवर वैल्यूड, प्रीवियस ईयर का ओवर वैल्यूड, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया बट करंट ईयर का प्रॉफिट घट जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13 ही उन्होंने घुमा के क्वेश्चन नंबर 14 बना दिया। इट्स द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे 13 में बोला ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एंड 14 में बोला लास्ट ईयर्स क्लोजिंग इज ओवर वैल्यूड, तो वो तो एक ही होता है। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विल गो अप, करंट ईयर्स प्रॉफिट विल गो डाउन, सेम आंसर। ये डी देखो, डी, ओके, previous year's profit is overstated, current year's profit is understated, so it's the D option. Okay, it's the same question. When closing stock of current year is undervalued, so the current year's cost of goods sold is understated, current year's cost of goods sold is overstated. अगर आपका closing stock कम होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कॉस्ट जो आपने बेचा उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो अगर आप 10 के जगह पे 8 रुपया माइनस करोगे, ओके, तो कम माइनस करोगे ना, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस, मुनाफा नहीं, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर बी, अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली हैज अ फॉर्मूला. If in that formula, which is opening stock plus purchases plus direct expense minus closing stock, उस फॉर्मूला के क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप कम ज़्यादा करो तो यू विल नोटिस कि हाँ, इसको कम किया तो देखो कॉस्ट बढ़ गया, इसको ज़्यादा किया तो देखो कॉस्ट कम हो गया। वो एक्चुअली थियरी नहीं है,
आपको एक्चुअली एक फॉर्मूला लिखना है, उसमें नंबर्स डालने हैं. व्हेन यू पुट द नंबर्स एंड यू चेंज दैट नंबर, क्लोजिंग स्टॉक का नंबर, यू सी कि COGS पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इफेक्ट होता है. 16, करंट ईयर्स प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड. करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है. व्हेन, कब? जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है. सो करंट ईयर्स क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड. तो पॉइंट ए इज करेक्ट. 17, current year's profit is understated. When the closing inventory is understated. So only current year's closing inventory is understated, so point A is correct. B, only current year's opening inventory is overstated. Now why am I reading this? Because if you see point number C में बड़े चालाकी से क्या बोला है, both A and B are correct, which is actually correct कि A and B are correct. क्यों? क्योंकि क्या कहा कि करंट ईयर का प्रॉफिट कब कम होता है, जब करंट ईयर का क्लोजिंग कम होता है और ओपनिंग ज्यादा होता है. तो पॉइंट ए बी बोथ आर करेक्ट, विच इज पॉइंट नंबर सी. सो द एग्जामिनर वो थोड़ा कुछ गूगली बीच में डालता है. ओके, तो थोड़ा केयरफुल रहना उसमें. इवन दो बोलने के लिए MCQs, बट गूगली आ सकती है. 18, इन्वेंटरीज शुड बी जनरली वैल्यूड एट, ये रूल है, कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब जो कीमत के लिए आप सोच रहे हो कि ये बिकेगा फ्यूचर में, उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो डी. 19th, under this method it is assumed that the goods sold are the first units that were purchased. FIFO method, जो बिका, कहां से बिका, जो पहला खरीदा, नॉट लास्ट खरीदा, जो पहला. 20, under this method it is assumed that the units are used at a random order. ओके, मतलब issued कि कभी 1 बेच दिया, फिर 5 बेच दिया, फिर 8 बेच दिया, उसको एवरेज कहते हैं. 21, under this method the cost of goods sold is equal to the actual cost of the units sold. इसको ये पॉइंट नंबर सी जो है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, दिस इज व्हाट. ओके, मतलब आपने लिफो नहीं, फिफो नहीं, वेटेड एवरेज नहीं, कि ये प्रोडक्ट मैंने लाया 3000 के लिए, इसको बेचूंगा मैं 3000 में, ये मैंने लाया 3200 के लिए, इसको बेचूंगा मैं. स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. ओके, मतलब आपको पता है ये प्रोडक्ट का यही भाव है, वो प्रोडक्ट का वही भाव है. 22, under this method the cost of goods sold is equal to the cost of the earliest purchases on hand at the time of sale. तो ये जो earliest, सबसे पहला खरीदारी, ये FIFO मेथड में ही देखा जाता है. ओके, दूसरों में नहीं, दूसरों का थिंकिंग अलग है. 23, under this method the value of inventory is equal to the actual cost of the units in stock. यह है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. जो माल आपके पास है उसका कीमत, उसका एक्चुअल कीमत है. हाँ, तो वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में ही होता है. ये मैंने खरीदा 3000, 3000 के लिए लिखा, ये खरीदा 3500, 3500 के लिए लिखा, स्पेसिफिक. 24th, under this method the value of inventory मतलब stock is equal to the cost of the most recently purchased units. okay, वो अगेन फिफो है, क्योंकि लिफो तो है ही नहीं. ओके, पोर्शन में ही नहीं है. 25th, अंडर दिस मेथड, ये सब थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स था. इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब जहाँ पे आई हैव टू सॉल्व एंड यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व. 25th, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल to the cost of the earliest purchases, while the value, whenever they use the word earliest purchases, वो हमेशा FIFO method ही होता है. तो I'm just marking that. My markings are not fantabulous, but at least it's making it clear कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके, खत्म नहीं होता है अभी, चालू. ये जो आप पर देख रहे हो वो मुझ बंदे का हैंड राइटिंग है. I understand fully because that is what my wife consistently tells me कि बाबा क्या मूंगी के जैसे लिखते हो. माफ़ी चाहता हूँ,
बट आई होप एटलीस्ट विजिबल है कि ऊपर जो लिखा, ओके, ऊपर जो लिखा गया है। ओके, नाउ प्लीज नोट क्वेश्चन 1। तो देयर आर मेनी क्वेश्चन, सब ने सॉल्व किए हैं मैंने, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाले कैलकुलेशन कैसे आ सकते हैं। सो क्वेश्चन 1, 1 जुलाई 14 ओपनिंग स्टॉक 12,000 टॉयज, 3 रुपया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 जुलाई 14 ओपनिंग स्टॉक 36,000। देन 22nd July 14 sales 5,000 at 20 each. Now you have to be very careful. जब ये 20 each बोला ना, ये सेलिंग प्राइस है। स्टॉक स्टोर्स लेजर अकाउंट, दिस इज स्टोर्स लेजर अकाउंट, इसमें सेलिंग प्राइस कभी नहीं लिया जाता, नेवर इट इज टेकन। ओके, सो कॉस्ट प्राइस इज टेकन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ इशू, बेचने का कीमत, ऑन 22nd, तो जो 22nd को बेचा ना 5,000, ये 12,000 से ये बेचा, जितने में खरीदा उतने में तो बेचोगे, तो 3 रुपए में खरीदा तो 3 रुपए में बेचोगे, तो व्हाट इज द वैल्यू, 15,000। एंड वो आंसर में है, यस, पॉइंट नंबर सी। सो आई रिपीट, वी हैव लर्नड दिस अबाउ वन, ओके, बल्ले बल्ले सीखा है हमने, बल्ले बल्ले नहीं सीखा है मैंने, ओके, बट ऊपर का जो टेक्निक है वो पढ़ाया है, एंड उस टेक्निक में पूरा सम नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ओके, मूविंग ऑन। नाउ दिस इज क्वेश्चन 2, प्लीज देख लेना। क्वेश्चन 2 में क्या कहा, 22nd जुलाई 7 ओपनिंग स्टॉक 7,000 टॉयज 21,000, कीमत एक का नहीं पूरा, तो आई रोट 7,000, 21,000, प्लीज नोट कैसे आता है, 21,000 डिवाइड बाय 7,000 गिव्स यू 3। ओके, दैट इज हाउ यू गेट द रेट। नया नहीं है, अगेन बहुत बार किया है। 23rd को परचेसेस 10,000 टॉयज एट 15 each, बट इफ यू सी इट इज 10,000 15.1, ये 0.1 कहाँ से आया? वेल, आगे देखो, carriage inward 1,000. So there's a rule, accounts is filled with rules, that if you are bringing raw material, आप अगर कुछ खर्चा करते हो, वो खर्चे को आपको ऐड करना है। ओके, सो मैंने एक वर्किंग नोट ऊपर दिया है, देख लीजिए। 10,000 इंटू 15 इज 1,50,000 प्लस कैरेज इनवर्ड, मतलब जो गुड्स है, जो रॉ मटेरियल है, उसका भाव 1,50,000, उसमें 1,000 आप कैरेज इनवर्ड जोड़ो, तो क्या आया, 1,51,000। सो द फुल कॉस्ट इज दिस 1,51,000 जो यहां पे लिखा। तो 10,000 का जो डिविजन होगा, एंड देन यू विल गेट 15.1। सो नॉट 15 रुपीज, कैरेज इनवर्ड जोड़ना है हमको। ओके, तो 15.1 इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कहा उन्होंने, प्लीज रीड। The value of closing stock on FIFO basis, well, पुराना 7,000, नया 10,000, तो 1 लाख, लेट मी बाकी का मैं रब आउट कर देता हूँ, 72,000 this. Now do we have an option? Yes, point number C, 1,72,000. This is question number 2. Again, it is part of the entire solution. Next, question 5. So I'm not solving all, I'm just giving you an idea कि न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। प्लीज लुक हियर डाउन। ओपनिंग स्टॉक 150 यूनिट्स जो 6,000 का है, तो मैंने लिखा 150, मैंने लिखा 6,000, एंड डिवाइड करके आया 40, डिवाइड करके, ओके, दैट इज द रेट। देन 22 Feb issued for consumption, इशू गया 100, ओके, तो मैंने सेल्स में लिखा 100, तो फ्रॉम 150 100 गया, तो बचा कितना, 50, दैट इज ऑन 20th। 1st March purchases 150 for 7,500,
आई रोट 150 फॉर 7500. अगेन डिविजन तो करना ही है ना, तो ये 50 आता है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ गाड़ी कि पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या. अभी मेरे पास पहले का 50 है और मेरे पास ये लेटेस्ट 150 है. दो ग्रुप है, दो दो बैचेस है. नेक्स्ट 15th विच इज द लास्ट डेट. इशूड 100. अब ये 100 कहाँ से इशू किया, लेट मी रब आउट एवरीथिंग. अच्छा, उसके लिए ये पहला 50 लिया एंड फ्रॉम 150 नेक्स्ट 50, तो ये करके 100 बनाया. तो बचा कितना, देखो पहला जो 50 है वो तो चला गया क्रॉस मार्क, और ये 150 से 50 गया तो 100 बचा. सो दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन हियर. एट 50 रुपीज 5000. सो द क्वेश्चन फिफ्थ का, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 15th March 14, तो वो तो हो गया 5000. सो डू वी हैव एन ऑप्शन ऑफ 5000? किधर गया? यस, पॉइंट नंबर डी. Obviously if you get a correct answer, that option will be available. But again it is not चुटकी बजा के, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा राइटिंग करना पड़ेगा, and only then you will get the answer. This is called as numerical. हाँ, so question 8. okay, अब क्या कहा, 22 को ओपनिंग स्टॉक 50 यूनिट्स 1900, 50 1900. okay, please look above. okay, and the rate comes to 38. okay, next 1st March purchases 150 यूनिट्स 7500, वो भी लिखा. तो 1900 से हमको रेट आया 38, 7500 से हमको रेट आया 50, 2 batches. and then why is this added? because this is weighted average cost. please see, weighted average cost में you have to add the units and add the amount, and then 9400 divide by 200 gives 47. that rate, क्योंकि weighted average में तुम्हारा रेट नहीं, हमारा रेट नहीं, परिवार का रेट ऐसा होता है. इट्स नॉट FIFO. FIFO का बिल्कुल उल्टा है. फिर क्या कहा, issued 100. हाँ, लेट मी अबाउट एवरीथिंग. तो ये 100 कहाँ से इशू किया? अरे ये टोटल था ना 200, उसमें से इशू किया एवरेज रेट के लिए 47, तो बचा भी 100, तो ये बचा 100 और ये भी 47, 47. वही तो क्वेश्चन है कि बाबा क्लोजिंग स्टॉक क्या है. सो 8th के लिए क्लोजिंग स्टॉक इज डी. 8th के लिए. ओके, नाउ 10th. A new trading company has given the following data regarding the purchase of goods. okay, नवंबर में उन्होंने 40,000 6 रुपये के लिए खरीदा, फिर दिसंबर में, फिर जैन में, फिर फेब में, मार्च में. सो अराउंड 5 टाइम्स खरीदा 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 खरीदा. तो उससे क्या हो गया उनके पास में, इफ़ यू सी नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दे हैव गॉट 5 ग्रुप, 5 सेट ऑफ गुड्स अलग अलग भाव पे. फिर क्या कहा, कंपनी सेल्स 85,000 अंटिल मार्च. कंपनी ने 85,000 बेचा. क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा, पहले ये तो हमको पता चले कि कहाँ कहाँ से 85,000 का जुगाड़ किया. ओके, यहाँ पे आ जा. देखो ये है 85,000, कहाँ से लिया. देखो पहले ये 40 ले लिया इन्होंने, तो 85 से 40 तो हो गया. फिर ये 25 ले लिया, 65 का बंदोबस्त हो गया. फिर ये 15 ले लिया, सो 65 80,000 हो गया. एंड मोर 5,000 दे वांट, तो वो ये 35 से लिया. आई रिपीट, आई एम टेलिंग यू, आई नो दिस ऊपर का कार्टूनी लग रहा है, बट जस्ट ट्राइंग टू शो यू. हाँ, क्वेश्चन क्या था, क्लोजिंग स्टॉक क्या है. देख ये पहला 40 तो गया, लेट मी क्लियर दिस, ये गया, 25 भी गया, 15 भी गया, एंड 35,000 से 5,000 गया. तो आई रोट हियर 30,000 बाकी है, एंड 20,000 पूरा बाकी है.
So the total value 50,000 units, 4,60,000. So they ask now the value of closing stock. Point number B, 4,60,000. चुटकी बजा के नहीं आता, नहीं, ओके, चुटकी बजा के से चुटकी आता है, आंसर नहीं आता, इतना तुमको काम करना पड़ेगा. ओके, दिस इज इन फैक्ट अ लॉन्गर सोल्यूशन. तो ये 14 to 16, so there are 14, 15, 16, 3 questions based on this. Okay, Jan में inventory 100 units at 3 each. This 100 units at 3 each is what? Opening stock. तो मैंने लिखा, देखो, Jan 1 100 at 3 300. Jan 31st को खरीदा 124 रुपीज, तो उसका 480 आया. अभी 2 बैच है क्योंकि ये FIFO मेथड है, 100 and 120. फेब में खरीदा 110 5 रुपए के लिए. अब 3 बैच है, पहला 100, फिर 120, फिर 110. एंड मार्च में फिर से खरीदा. सो नाउ देयर आर 4 बैचेस, 4, 100, 120, 100, 140. देन कहा लाइक द प्रीवियस वन, सेल्स 400. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या 400 का बंदोबस्त कहाँ से किया? देख, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, तू यहाँ पे देख ले. पहला ये 100 ले लिया, 400, फिर ये 120 ले लिया, 220 हो गया, फिर ये 110 ले लिया, सो 220 से 330 हो गया. ये सब मेंटली करना पड़ेगा, ये लिख के भी कर सकते हो. 70 बाकी है, तो 70 ये लास्ट से लिया 140 से, तो 70 बाकी रहेगा. सो व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व इट पता चल जाता है. So the closing is 70 units, 6 rupees, 420. अभी बोला तो 420 है, बट आंसर्स देख लो. 14, find out the cost of goods sold under FIFO method. Now cost of goods sold, सेल्स का जो टोटल होता है ना, ये दिखता है यहाँ पे 1750. हाउ डू यू गेट दैट? 300 plus 480 plus 550 plus 420, 1750. ओके, दैट्स हाउ यू गेट इट. हाँ, तो वो फर्स्ट आंसर है. किधर है? पॉइंट नंबर सी. 15, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी अंडर FIFO मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. क्लोजिंग इन्वेंटरी का यहाँ पे देख लो 420. डू वी हैव एन ऑप्शन? यस. 16, फाइंड आउट द प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए. कॉस्ट प्राइस तो पहले से ही आ गया 1750. सेलिंग प्राइस किधर है? ये स्टेटमेंट पढ़ो. 400 यूनिट्स 8 रुपए के लिए बेचा, 8 रुपये सेलिंग प्राइस था. तो ये ऊपर के हमारे सोल्यूशन में तो इग्नोर किया, बट अभी हमको लिखना पड़ेगा. सो एक मिनट, आई हैव टू जस्ट मूव आउट, मेरे पीछे है. सो आंसर 14, 15 तो बता दिया मैंने. 16, प्रॉफिट के लिए पहले सेल्स 400 इंटू 8, 3200. एंड कॉस्ट प्राइस तो पहले से पता था 1750. ओके, देयरफॉर द प्रॉफिट इज 1450. नाउ अगेन, डू आई हैव दैट ऑप्शन? यस. 16th का वो पर्टिकुलर ऑप्शन था. तो इट्स अ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. ओके, तो आई होप वो समझ में आया कि एक लंबा सोल्यूशन दिया और एक एक अलग अलग पार्ट्स पे आपको उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं. ओके, हाँ, एक्चुअली ये इतना ही है क्योंकि इसके बाद भी टेक्निक वैसा ही दिया था उन्होंने. सो अभी के लिए ये स्टॉक वैल्यूएशन करके है. दिस इज कंप्लीटली डन विथ. अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, ऑल आंसर्स आर अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक, बट देन देर इज नो यूज ऑफ दैट, क्योंकि वो आंसर वही क्यों है, वो एक्सप्लेनेशन मुझको आपको देना था, जो मैंने होपफुली आज आपको स्टॉक वैल्यूएशन में करा के दे दिया है. ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग? अभी के लिए आई एम सेइंग अ टेम्पररी टाटा टू यू. देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड अ स्टॉक reconciliation, which I will very soon be posting a video on. My request is, when you're sitting for one particular lecture of MCQs, at least read, revise, view that particular chapter's 2 or 3 questions, because 90% of the questions are based on the practical part which has already been
थॉट टू यू. ओके, अभी के लिए इतना ही रखता हूँ मैं. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो स्टॉक रिकन्सिलिएशन का होगा. उसके लिए आपको दूसरा एक लेक्चर मिल जाएगा. लिटिल बाय लिटिल आई विल गिव यू द MCQs or the explanation of the MCQs of all the chapters. Okay, this is it for me. Take good care of yourself, take good care of your seniors and juniors. Okay, and yes, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाना बोलने की ज़रूरत नहीं. You are mature enough, but just trying to tell you because exams are approaching, what, maybe in 2 days, maybe in 2 weeks. Okay, that's it. All the best to you. Good day. Bye.